कम्युनिस्ट तारीख की एक दिलचस्प बहस। रूस का बोल्शेविक इनकलाब, जिस पहली आलमी जंग के दौरान ज़हूर पजीर हुआ, इससे इसका अमल और नज़रिया दोनों को सतह पर गहरा ताल्लुक था। ये जंग बोल्शेविक पार्टी के मुताबिक साम्राज्यी ममालिक के बाहमी तजाद का नुक्ता उरूज थी और इसलिए यही वक्त था जब साम्राज्यी निजाम पर हमला किया जाना चाहिए था और वह भी रूस में किया जाना चाहिए था, जिसे साम्राज्यी इस्तेसाल की जंजीर सबसे कमजोर कड़ी थी। पार्टी का ये नजरिया लेनिन के एक तजदिये पर मबनी था जो इन्होंने साम्राज्यवाद पर अपने सोहरा आफाक किताबचे में पेश किया था। लेकिन आलमी जंग से बोल्शेविक पार्टी का एक और रिश्ता भी था। ये वो मौका था जब यूरोप के तमाम समाजी जमहूरी पार्टियां जो दूसरी इंटरनेशनल क़याम 1899 से वाबस्ता थी और मार्क्स के पेरू होने का दम भरती थी, अपने अपने मुल्क के बरसरे इक़्तिदार तबकों की दुम छल्ला बनकर रह गई और दफाए मुल्क के नाम पर प्रोलेतारिया के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की शिकस्त को रेख्त का फाल अंजाम देने लगी। कहने की जरूरत नहीं कि इनका रवैया मार्क्स और एंगल की इस तालीमात की नफी करता था, जिसके मुताबिक सरमाया एक बैनुल अक़वामी कुव्वत है और इसके लिए इसका मुकाबला प्रोलेतारिया के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के बूते ही पर किया जा सकता है, भले ही ये जंग अलग अलग मुल्की रज़्मगाहों में हो, अलग अलग औकात में क्यों न लड़ी जाए। ऐसे मुश्किल औकात में यूरोप में सिर्फ बोल्शेविक ही ये कहने का हौसला दिखा रहे थे कि ये जंग नौ आबादियात की असर नौ बंदर बांट के लिए साम्राज्यी ममालिक के दो खीमों के माबैन चलने वाली जंग थी, जिसका दफा मुल्क और हुब्बुल वतनी से कुछ लेना देना नहीं था। और यही सबब है कि दूसरी इंटरनेशनल से वाबस्ता तमाम समाजी जमहूरी पार्टियों से एक तल्ख नजरियाती जंग लड़ते हुए और जारशाही के इस्तिबदाद झेलते हुए बोल्शेविकों ने साम्राज्यी जंग को खाना जंगी में बदलो का नारा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तीसरी इंटरनेशनल बोल्शेविक पार्टी की इस मौक़िफ़ का मुंतकी नतीजा दूसरी इंटरनेशनल से इसके क़तई ताल्लुक और एक नई इंटरनेशनल के क़याम की शक्ल में बरामद हुआ, जिसे तीसरी इंटरनेशनल या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मुख्तसरन कॉमनटर्न कहा जाता है। यूरोप की समाजी जमहूरी पार्टियों में भी जो अफराद जंग के मुतालिक बोल्शेविक के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते थे, वो इस नई तंजीम के क़याम में सरगर्म रहे या फिर इस क़याम के बाद इसमें शामिल हुए। ये वक्त यूरोप की समाजी जमहूरी पार्टियों के दो फाड़ होने और इनके बाएं बाजू के कम्युनिस्ट पार्टियों में तब्दील होने का वक्त था। लेकिन चूंकि तीसरी इंटरनेशनल का क़याम एक शदीद नजरियाती जंग के पस मंजर में हुआ, जिसका ताल्लुक पहली आलमी जंग की साम्राज्यी नौयत से था, इसलिए लाजमी तौर पर इस तंजीम ने नौ आबादियात के मुतालिक अपने मौक़िफ़ को ठोस रूप के इक़दाम भी किए। नेज़ ये दौर नौ आबादियात के लिए भी एक अहम दौर था, जब साम्राज्यी मासियतों के एक शदीद बहरान के शिकार होने के सबब और साम्राज्यी ममालिक के बाहिमी तजाद के गहरे होने के सबब दुनिया के एक से दूसरे छोर तक तमाम तर नौ आबादियाती ममालिक में आज़ादी की जंग में एक नई तेजी आ रही थी। यह सिलसिला लेनिन, बोल्शेविक पार्टी, सोवियत सरकार और तीसरी इंटरनेशनल की निगाहों में एक नेक फाल था, क्योंकि यूरोप का प्रोलेतारिया अब सरमाया मुखालिफ जंग में तन्हा नहीं था, बल्कि इसे नौआबादियात की कौमी आज़ादी की तहरीकों के रूप में एक भरोसेमंद और कारगर माउन भी हासिल हो रहा था। नौआबादियात के मुतालिक तीसरी इंटरनेशनल के मौक़िफ़ की तफसीली वजाहत इसलिए भी ज़रूरी हो गई थी। राय बनाम लेनिन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने अपना ये मौक़िफ़ अपनी दूसरी कांग्रेस 19 जुलाई ta 1 जुलाई अगस्त 1920 में वाजे किया, जब ज़्यादातर नौआबादियात में कम्युनिस्ट पार्टियां भी वजूद में नहीं आई थी। इस कांग्रेस में मेक्सिको से मोमिंद्रनाथ राय ने भी शिरकत की थी, अगरचे उन्हें बजाय तौर पर हिंदुस्तान के नुमाइंदा का दर्जा दिया गया था। ये वही नरेंद्र लाल भट्टाचार्य थे जो अलीपुर साजिश केस के बाद
एम राय बनकर हथियारों के बंदोबस्त के लिए बाहर गए, फिर इसी नाम से जाने लगे। इस कांग्रेस में नौआबादियात के सवाल पर जब लेनिन ने अपनी थीसिस पेश की तो इसके बाद राय ने अपनी सप्लीमेंट्री थीसिस भी सामने रखी, जो कई अहम नुकात पर लेनिन के नजरियात से एक जुदागाना नजरिया पेश करती थी। नतीजे में इस सवाल पर जो बहस चली, इसका शुमार दुनिया की अहम तरीन बहसों में किया जाता है। लेनिन और राय के इख्तिलाफात 3 नाजुक मुद्दे पर मरकूज थे। पहला, नौआबादियात के इक्तिसादी फरोग की सतह के मुतालिक राय का नजरिया ये था कि हिंदुस्तान में और इनके मुताबिक मिस्र, डिस इंडीज और चीन भी सरमायादारी को काफी कुछ फरोग हासिल हो चुका था। इतना ही नहीं, जहां बरतानवी साम्राज्य पहले हिंदुस्तान के सनती फरोग में हायल था, वहीं अब इसका रवैया बदल चुका था। हत्ता कि हिंदुस्तान में इसकी तरक्की की रफ्तार यूरोप वालों की कयास से भी बाहर थी। आज जैसा कि जाहिर है, हिंदुस्तान के सनती फरोग के मुतालिक राय का ये मुहासबा एक सिरे से गलत था। ये दुरुस्त है कि हिंदुस्तान इन दिनों भी तमाम नौआबादियाती ममालिक के मुकाबले सनती तरक्की के मामले में काफी आगे था, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि वो यूरोप का हमसाया बन चुका था। और ये कहना तो पूरी तरह बेमानी था कि बरतानिया हिंदुस्तान के फरोग में सचमुच दिलचस्पी रखता था। इतना जरूर है कि एक तरफ सब्ज़े पामाल था और कली साख पर मुरझाई थी, और दूसरी तरफ गुलशन में बाहर आने का शोर गोगा मचा हुआ था। और लगता है कि कहीं न कहीं राय भी इस प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो गए थे। इसी की निस्बत से नौआबादियात के बोर्जुआ तबके के किरदार पर भी राय का मुहासबा खान था। अगर मुल्क में सरमायादार तबका अजहद फरोग याफ्ता था, जाहिर है कि साम्राज्यत के दो बद्दू इसका कोई मजबूत किरदार भी खारिजे इम्कान था। हत्ता कि इनके मुताबिक बोर्जू और प्रोलेतारिया के मुफादात अब पूरी तरह जुदा जुदा थे, इनमें कुछ भी मुश्तरका नहीं बचा था। राय इस बात को समझने से कासिर रहे कि मुफादात की बुनियादी इख्तिलाफात के बावजूद दोनों तबकों के माबैन साम्राज्यत के खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई की गुंजाइश खत्म नहीं हुई थी। जरा सी हद ऐसी गुंजाइश भी बाकी है, और ये एक ऐसा नजरिया था जिसकी कम्युनिस्ट तहरीक को आगे चलकर भारी कीमत अदा करनी पड़ी। दूसरी तरफ लेनिन ने जहां साम्राज्यत के दो बदू बोर्जुआ तबके की मुफाहमत परस्ती और ढुलमुल यकीनी को नज़रअंदाज न करने और इसके किरदार के मुताल्लिक कोई खुशफहमी न पालने की तलकीन की, वहीं इन्होंने इस तबके के महदूद मजबूत किरदार को अनदेखा करने की भी गलती करार दिया। राय और लेनिन के इख्तिलाफ का तीसरा मुद्दा ये था कि नौआबादियात की कौमी आज़ादी की तहरीकों का क्या मुहासबा किया जाए, इनके मुताल्लिक क्या रवैया इख्तियार किया जाए। जाहिर है कि ये मुद्दा भी पहले दो मुद्दात से मुंसलिक था, इसलिए राय को सही नजरिया अपनाने से कासिर रहे। अपने खाम नजरिए के चलते राय बिला आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि नौआबादियात में मेहनत कश आवाम के साथ बोर्जुआ तबके का तजाद एक दुश्मनाना तजाद की शक्ल इख्तियार कर चुका था, और इस तबके के लिए एक मजबूत किरदार अदा करने के तमाम इम्कानात मादूम हो चुके थे। इसके बरअक्स प्रोलेतारिया तबके फरोग पाकर एक बड़ी कुव्वत की शक्ल इख्तियार कर चुका था, और ये कि नौआबादियात में सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टियां आवाम के बीच काफी हद तक जड़ें जमा चुकी थी। जाहिर है कि ये बातें सुनने में ख्वाह जितनी अच्छी लगे, इन दोनों के हालात में अक्सर एक गलत मुहासबा पर भी मबनी थी, और इनकी बुनियाद पर ही जो भी हिकमत अमली मरतब की जाती एक सिरे से खाम और तहरीक के लिए मुहल्लक होती। राय के बरअक्स लेनिन ने यह नजरिया पेश किया कि नौआबादियात के बोर्जुआ तबके के लिए फिल वक्त एक मजबूत किरदार अदा करने के इम्कान बाकी थे। जरूरत सिर्फ इसकी थी कि साम्राज्यत के खिलाफ बोर्जुआ तबके के साथ एक मुत्तहिदा महाज की हिकमत अमली इख्तियार की जाए। इसका मतलब ये था कि जहाँ भी ये तबका कौमी आज़ादी की तहरीक को आगे ले जा रहा है, वहाँ इससे ताउन किया जाए, और जहाँ वो साम्राज्य से मुफाहमत
کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کی مخالفت اور اسے بے نقاب کیا جائے، مگر ہر حال میں پرولتاریہ کی پارٹی اپنی آزادانہ موقف اور اپنی آزادانہ پیش قدمی کو ہاتھ سے نہ جانے دے، ورنہ اسے عوام کی حمایتی کے بجائے بورژوا طبقے کا جی حضور بننے دیر نہیں لگے گی۔ لینن کی تنبیہ۔ اس طرح لینن نے بورژوا طبقے کے مثبت کردار کی نفی کرنے اور اس کا دم چھلا بننے، ان دونوں چھوڑوں سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، اور ہندوستان کی اس طرح کی تحریک الگ الگ اوقات میں ان دونوں اقسام کی غلطیاں کر چکی ہے اور ان کا خمیازہ بھگت چکی ہے، مگر اس پر تفصیلی گفتگو آگے چل کر کی جائے گی۔ کمیونسٹ انٹرنیشنل کی اس دوسری کانگریس میں رائے اور لینن دونوں کے نظریات پر کئی دنوں تک گرم مباحث کیے، جن میں متحد ممالک کے مندوبین نے شرکت کی اور بالآخر معمولی ترامیم کے ساتھ لینن کے نظریوں کو قبول کیا۔ اس کے بعد چوتھی کانگریس 1922 اور پانچویں کانگریس 1924 میں نو آبادیاتی سوال پر پھر تفصیلی مباحث کا موضوع بنا، اور انٹرنیشنل نے بالخصوص چین اور ترکی کے سیاق میں متعلقہ پارٹی کو طبقاتی مفاہمت کے خلاف ایک دفعہ پھر آگاہ کیا۔ اس موقع پر رائے نے اپنے موقف کو قبول کرانے کی پھر جدوجہد کی، مگر ناکام رہے۔ لینن اور رائے کی یہ بحث کوئی اکادمانیہ بحث نہ تھی، بلکہ آنے والے وقتوں میں اس نے تحریک کی کردار اور اس کی پوری تاریخ کو متاثر کیا، بلکہ متعین کیا، اور ایک معنی میں آج تک متاثر کر رہی ہے۔ سبب یہ کہ اس بحث کے دوران جو اہم مدعے ابھر کر سامنے آئے وہ تحریک کے لیے زندگی اور موت کے مدعے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس بحث کی معنویت ہر طرف قبول کی جاتی ہے۔ دوسری طرف جب بھی کبھی اس بحث سے برآمد شدہ نتائج کو نظر انداز کیا گیا، جیسا کہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کی چھٹی اور ساتویں کانگریس کے درمیان کیا گیا، تحریک کو اس کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اس طرح کی غلطی ہندوستانی مثال کے طور پر جب ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی نے گاندھی کے طبقاتی کردار کا غلط یا ایک طرفہ محاسبہ کیا، لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ انہوں نے قومی تحریک کو دو بدو ایک غلط حکمت عملی مرکب کی اور خود کو وقتی طور پر ہی صحیح عوام سے کاٹ کر رکھ دیا۔ گاندھی منظر عام پر۔ اس دوران جہاں تک ہندوستان کی سیاست اور قومی تحریک کا سوال ہے، گاندھی منظر عام پر آ چکے تھے، اور یہ نقطہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا ایک موڑ ثابت ہوا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ گاندھی کوئی کرشمہ ساز شخصیت تھے، جیسا کہ ان کے بعد ذہنی طور پر اندھے مداح نے جتلانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے لیے گاندھی 1915 میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکنیت کے لیے امیدوار ہوئے تو ان کو کراری شکست کا منہ دیکھنا پڑا، جو کسی کرشمہ سازی کی علامت تو ہرگز نہیں تھا۔ غالباً اسی لیے سرکار نواز مورخین اس واقعے کو درج کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ گاندھی کا محاسبہ کرتے وقت ہمیں اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ محض 4 برس کے اندر گاندھی ہندوستان کی قومی تحریک کے عظیم ترین رہنما بن کر سامنے آئے؟ پورا ملک ان کے ایک اشارے پر جنگ میں کود پڑنے کو تیار نظر آنے لگا۔ یہ ایک حد پیچیدہ سوال ہے جس کا جواب راکن حروف کے پاس رائے میں یوں یاد کیا جا سکتا ہے۔ 1885 کے بعد کوئی 30 برس تک کانگریس کی سیاست نے عمل کے جو پیرائے اختیار کر رکھے تھے، وفود ارض داستیں یاد دہانیاں وغیرہ، وہ سارے کے سارے پہلی عالمی جنگ کے بعد ایک با یک مہمل اور بے معنی نظر آنے لگے۔ انگریزوں نے جنگ کے بعد ہندوستانیوں کے ہوم رول کے مطالبے پر غور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ خود گاندھی نے اس وعدے پر اعتبار کر برطانیہ کی جانب سے لڑنے کے لیے فوجی بھرتی کرائے تھے، مگر جنگ کے بعد ہندوستان کو ملا کیا رولٹ بل، جسے اگر نافذ کیا جا سکتا تو ہندوستان ایک وسیع و عریض قید خانہ بن کر رہ جاتا۔ 10 دسمبر 1917 کو جسٹس S.A.T. رولٹ کی صدارت میں قائم کی گئی اس 4 رکنی کمیٹی نے، جس کے 2 اراکین برطانیہ کے خاص غلامہ خانہ جات تھے،
15 अप्रैल 1918 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सरकार इसकी शफाफियत को कानून का जामा पहनाने पर आमादा थी। अगर ये बिल कानून बन गया होता तो फिर सरकार किसी को भी किसी वक्त गिरफ्तार कर सकती थी और एक तवील मुद्दत तक बगैर इस पर कोई मुकदमा चलाए जेल में या नजरबंद रख सकती थी। अलावा अर्ज हद हिंदुस्तानी के लिए एक शनाख्ती कार्ड रखना जरूरी होता और अगर वो अपने शहर या गांव से बाहर जाना चाहता या कहीं और बसना चाहता तो इसे पास के थाने में अपना कार्ड ले जाकर इसका इंदराज कराना पड़ता, या फिर सरकार किसी भी कह सकती थी कि वो एक मुकर्ररा वक्फे पर करीब के थाने में जाकर बाकायदा अपनी हाजिरी दर्ज कराता रहे। इसके अलावा सरकार को इसका इख्तियार भी हासिल होता कि वो किसी भी कुछ मखसूस पेशों मसलन सहाफत से दूर रहने या इससे कतई ताल्लुक करने का हुक्म सादिर कर सके। मुख्तसरन ये कि बिल क्या था, हिंदुस्तानियों के नाम गुलामी का पट्टा था। ताहम कांग्रेस के सफ़े अव्वल के तमाम रहनुमा ख्वाह वो गोखले और दादा भाई नौरोजी जैसे नर्म तबे या तिलक और लाजपत राय जैसे गर्म तबा हो, इस नई अफ्दा के मुकाबले का कोई भी रास्ता बतलाने में नाकाम रहे। मुल्की सियासत में इस तरह का एक खिला पैदा हुआ जिसको अगर किसी ने पुर किया तो अपने सत्याग्रही नारे के साथ गांधी ने और आवाम के हीरो बन बैठे। इस वक्त आवाम में गम गुस्सा और बेचैनी की जो लहर दौड़ रही थी, इसकी शिद्दत इसी से जाहिर है कि सरकार को बरहना कुव्वत का सहारा लेना पड़ा और वो तारीखी कत्लेआम ज़हूर पजीर हुआ जिसे हम जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। जाहिर है कि गांधी कोई करिश्मा साज शख्सियत नहीं थे, मगर ताहम इनमें हालात को समझने और इन पर अपनी पकड़ कायम करने की सलाहियत जरूर थी, जिसने इनको एक हालत से मामूर किया। नेज अगले 2 बरसों के हालात और वाक़यात में इनकी इस करिश्मा साजी में मजीद इजाफा की। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस ऐसे ही वक्त में मुनक्किद हुई जब हिंदुस्तान की सियासत में एक करिश्मा साज नेता मंजर आम पर आ चुका था और आवामुन नास को भी मैदान अमल में खींच कर ला रहा था। नौ आबादियात के मुतालिक इंटरनेशनल ने बिला आखिर जो ठेस इख्तियार की, इसकी अहमियत इस पस मंजर में और ऐसे नेता के मुहावजे के नुक्ते नज़र से और भी सवा हो जाती है।